दोस्तों, इस बिलियन चैप्टर के तीसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपने पहला वीडियो देखा, उसमें बिले, विलायक और बिलियन के बारे में समझाया गया है। जो सेकेंड वीडियो है उसमें सांद्रता के पद के 3 फार्मूलों को हमने डेरिवेशन किया है। एक है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत और तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आगे आपका जो चौथा टॉपिक है सांद्रता के पद में, वो आपका टॉपिक का नाम है पीपीएम में सांद्रता, यानी पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। ये होता क्या है पीपीएम, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले पीपीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, अर्थात 1 मिलियन में जो हमारे बिले की मात्रा घुली होगी उसी को ज्ञात करेंगे पीपीएम में सांद्रता के संबंध में। तो जब तक हम पीपीएम में सांद्रता के सूत्र नहीं लिख देते हैं, पीपीएम में सांद्रता के सूत्र आ जाएगा, तो वहां से आपको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाया गया कि हम किस प्रकार से पार्ट्स पर मिलियन ज्ञात कर पाएंगे किसी भी। तो चलिए आइए हम लिखते हैं पीपीएम में सांद्रता, यानी पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन के बराबर होता है बिले का द्रव्यमान, बिले का द्रव्यमान अपान बिलियन का द्रव्यमान। जैसा कि आपने पहले देखा द्रव्यमान प्रतिशत, वहां पर भी मैंने यही सूत्र लिखा था, बिले का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। 100 किस लिए था? प्रतिशत के संबंध में था, इसलिए वहां पर मैं 100 लिखूंगा। अब बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना है, यह किसके संबंध में है? मिलियन के संबंध में है, यानी हम बस 100 की जगह पर लिख देंगे 10 टू द पावर 6, यानी 10 टू द पावर 6 को बोलते हैं 1 मिलियन, अर्थात 10 लाख। तो ये हमारा पीपीएम का फार्मूला हो जाएगा कि बिले का द्रव्यमान अपान बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100। तो इस प्रकार हम पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला प्राप्त होगा। अब इस फार्मूला से आपका एक न्यूमेरिकल दिया गया है, जो न्यूमेरिकल आपको यूपी बोर्ड में है, और यहाँ से आपको मिलेंगे कि आपको किस प्रकार से इस न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। चलिए न्यूमेरिकल के बारे में ज्ञात कर, जैसे मान लो न्यूमेरिकल दिया गया है, यहाँ पर हल हम करेंगे। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणे 10 के पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए। जो हमारा समुद्री जल है, हम जानते हैं कि कोई भी जल होगा, जल में अगर ऑक्सीजन डालेंगे तो जल का वेट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जल में जो उपस्थित छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं वो आसानी से ऑक्सीजन चला जाएगा। जैसे मान लीजिए एक रूम है, रूम में ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो कितना वेट है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का कोई वेट माना नहीं जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से कितने जल में हमारा ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, क्या घुला हुआ है? ऑक्सीजन। मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो पदार्थ घुलता है उसे बिले कहते हैं, जो घुलाता है उसे विलायक कहते हैं, और दोनों को मिला देंगे तो बिलियन तैयार हो जाएगा। तो उसी प्रकार ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है किसमें? जल में, अर्थात हमारा जो ऑक्सीजन हो जाएगा वो बिले हो जाएगा। तो बिले यानी हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यानी बिले का द्रव्यमान जो आपका दे दिया गया है, कितना ग्राम दिया है? 5.8 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम दिया गया है। बिले का द्रव्यमान हो गया। अब आपका टॉपिक आता है कितना? समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणे 10 के पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुला हुआ है, यानी जो हमारा बिलियन हो गया वो कितना हो गया? जो हमारा बिलियन हो गया वो बिलियन यानी हमारा जल हो गया। आज जल का हमारा द्रव्यमान दे दिया गया है प्रति किलोग्राम 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम होगा। तो इस प्रकार बिलियन का द्रव्यमान 1000 ग्राम आ गया, और बिले का द्रव्यमान 5.8 गुणे 10 के पावर -3 ग्राम हो गया। तो बिले और बिलियन दोनों मिलाकर अब आइए हम इस फार्मूला में उसके पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो पीपीएम में सांद्रता बराबर हो जाएगा बिले का द्रव्यमान। कितना दिया गया बिले का द्रव्यमान? 5.8 गुणे 10 के पावर 3 ग्राम अपान बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन का द्रव्यमान दिया गया कितना? 1000
ग्राम। क्यों? क्योंकि दोनों का हमारा यूनिट सेम होना चाहिए, इसीलिए हम ग्राम में, ये अगर ग्राम में रहेगा तो ये भी ग्राम में रहेगा, ये अगर किलोग्राम में रहेगा तो हमारा ये भी क्या रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। इस प्रकार हम दोनों यूनिटों को सेम रखते हैं। अब गुणे प्रति मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और 10 लाख को हम जानते हैं कि 10⁻6, या अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार भी 10⁻6 लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.8 ppm। ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आएगा 5.8? ये 3 जीरो से यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा, और 10⁻−3 से 10⁻+3 कट जाएगा, 5.8 ppm हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस बिलियन चैप्टर के सांद्रता पद में जो चौथा भाग था उसको पढ़े पार्ट्स प्रति मिलियन, यानी हमारा इस तरह से पार्ट्स प्रति मिलियन के बारे में एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको समझा दिया गया है। जो आपका अगला सांद्रता के पद में टॉपिक है वो है मोल अंश, उसको बोलते हैं मोल भिन्न या मोल प्रभार। तो चलिए आइए हम आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोल अंश के संबंध में। तो आप जैसे मैं पहले बताया कि अब आपका अगला टॉपिक है जो सांद्रता के पद में, वो आपका चौथा टॉपिक है, 5वां टॉपिक है मोल अंश। इसी को बोलते हैं मोल भिन्न या इसी को बोलते हैं मोल प्रभार। तीनों जैसे आपको न्यूमेरिकल में आएगा, मोल अंश आएगा यही हमारा रहेगा, मोल भिन्न रहेगा यही आएगा, और मोल प्रभार रहेगा तो यही आएगा। अगर इंग्लिश में देता है मोल फ्रैक्शन तो हमारा फार्मूला यही रहेगा। तो सबसे पहले इसके फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने से पहले हम समझें कि आखिर मोल अंश होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई हम एक बिलियन ले लेते हैं, और इस बिलियन में कोई भी हमारा एक बिलियन ले लेंगे। एक इस बिलियन में 2 पदार्थ डालते हैं। मान लीजिए पदार्थ हमने ए डाल दिया और पदार्थ हमने बी डाल दिया। 2 प्रकार के, एक बिलियन में 2 प्रकार के पदार्थ हम डाल देंगे। तो सबसे पहले मोल निकलाएंगे, नहीं हमारा ए का मोल कितना होगा, ए के मोल हो जाएगा, उसको लिखेंगे एन, ए से डिनोट करेंगे, एन से हो जाएगा मोल, और ए से ए का मोल हो जाएगा। तो एन ए से डिनोट कर देंगे, यानी हम, और बी का मोल कितना हो जाएगा, मोल बराबर हो जाएगा एन बी हो जाएगा। तो ए और बी का यहाँ पर मोल ज्ञात कर, कुछ भी मान सकते हैं। हम ए को बिलियन भी मान सकते हैं क्योंकि बिलियन 2 चीज से मिलकर बनता है, बिलियन और बिलायक से। तो ए को हम बिलियन मान लेंगे और बी को हम बिलायक मान लेंगे। तो ए और बी हमारा 2 प्रकार के बिलियन और बिलायक हुआ, और दोनों के मोल लिख दिया गया है एन ए और एन बी। अब चलते हैं हम, अब इस बिलियन में उपस्थित प्रत्येक घटक का मोल अंश निकाला जा सकता है। प्रत्येक घटक कहने का मतलब कि एक बिलियन जो हमारा है, अब इस बिलियन में बिले भी मिला हुआ है, विलायक भी मिला हुआ है, तो आप बिले का भी मोल अंश निकाल सकते हो और आप विलायक का भी मोल अंश निकाल सकते हो। इसीलिए यह टॉपिक हमारे क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम दोनों का मोल अंश निकालने के लिए आता है, और ये सीधे 4 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से मिलेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान में रख कर आप पढ़िए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक एक का काम समझा रहे हैं, उसको समझते चलिए। बाद में इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के हम मोल अंश से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, एक बिलियन हमारा बिलियन में बिले और विलायक दोनों मिला हुआ है। हमने ए के मोल एन ए लिख दिया और बी के मोल एन बी लिख दिया। अब हम निकालते हैं पहले बिले के मोल अंश। यहाँ पर लिख देंगे बिले के मोल अंश, अर्थात हम बिले को ए मान सकते हैं क्योंकि ये हमारा है ही है। तो ए के मोल अंश हो जाएगा हमारा ए के मोल अपान बिलियन के कुल मोल। ए के मोल अपान बिलियन के कुल मोल। मोल अंश को हम x से प्रदर्शित करते हैं, और ये मोल अंश किसके संबंध में है, तो a के संबंध में है, इसीलिए हम x a लिखेंगे। a के मोल हमने ज्ञात किया है, n a आया है, और बिलियन के मोल यानी a और b दोनों मिला है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं बिलियन का कुल मोल इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, बिले और बिले प्लस
विलायक। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा Na प्लस Nb। तो यहाँ पर विलयन के कुल मोल हमारा निकल गया है। क्या हो जाएगा Na प्लस Nb। ये हमारा ए के मोलांश निकल गया, यानी विलय का मोलांश निकल गया। अब आपका सेकेंड टॉपिक है विलायक का मोल अंश। ठीक उसी प्रकार विलायक का मोल अंश निकालेंगे। अब विलायक का मोल अंश बराबर हो जाएगा, अब विलायक किसके लिए है, बी के लिए है। तो जिसका मोल अंश निकाला जाता है, या एक टॉपिक याद रखेगा कि जिसका हम मोल अंश निकालेंगे, इसमें ए का निकाले चाहे बी का निकाले, जिसका भी मोल अंश निकाले वो हमेशा अपान में ऊपर होना चाहिए, वहां से पकड़ने वाली बात है। नीचे हमारा विलयन का मोल कुल मोल हो ही जाएगा। तो देखो विलायक का मोल अंश पर बी, यानी बी का मोल अंश बराबर हो जाएगा बी के मोल। क्यों बी के मोल लिखे हैं, यहाँ पर ए का मोल किस लिए लिखे थे, क्योंकि ए का मोल अंश निकाला था। यहाँ पर बी के मोल किस लिए लिखे, क्योंकि बी का मोल अंश निकालना है। तो बी के मोल अपान विलयन के कुल मोल, यहां से हो जाएगा। अब हम भी मोल अंश को दर्शाते हैं xb से, यहाँ पर मोल अंश को दर्शाते हैं xb से। तो xb इक्वल टू हो जाएगा आपका, xb इक्वल टू हो जाएगा nb अपान, क्यों, क्योंकि बी के मोल कितना है nb अपान विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल कितना है Na प्लस Nb। तो इस प्रकार हमारा एक विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक दोनों के मोल अंश ज्ञात हो गए। अब हम एक आपका इतना अच्छा ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से कभी आपका न्यूमेरिकल गलत हो ही नहीं सकता है। कोई भी विलयन देगा उसमें दो जरूर पूछेगा, दोनों का मोल अंश की गणना कीजिए, या मोल भिन्न की गणना कीजिए, या मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो याद रखिएगा कि एक विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न ऐड करने पर एक के बराबर आता है। तो चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखलाता हूँ कि किस प्रकार से हमारा एक आएगा जब हम किसी विलयन में प्रत्येक घटक को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए का मोल अंश प्लस बी का मोल अंश। जो ए का मूल अंश है हम निकाल चुके हैं, ए का मूल अंश Na अपान Na प्लस Nb। बी का मूल अंश हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, विलायक के मूल यानी बी के मूल अंश निकाल सके। xb बराबर है आपका दे दिया गया है Nb अपान Na प्लस Nb। ये दोनों का हम निकाल, इसको लिखेंगे xa प्लस इसको लिखेंगे xb, यानी b के मूल अंश और a के मूल अंश हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो किस प्रकार एलसीएम ले लेंगे, चूंकि Na प्लस Nb दोनों का एलसीएम सेम है तो हम नीचे एलसीएम सेम लिख देंगे Na प्लस Nb, और ऊपर है हमारा Na प्लस Nb से कट जाएगा, a बचेगा Na प्लस Na Nb से कट जाएगा, बचेगा Nb। तो हमारा Na और Nb कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम एक a का मूल अंश b का मूल अंश किसके बराबर आ गया, बराबर 1 के आ गया। तो हम इस विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक को अगर ऐड कर देंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि किसी विलयन में 2 ही पदार्थ उपस्थित हों, किसी विलयन में 3 पदार्थ भी हो सकते हैं, किसी विलयन में 4 पदार्थ भी हो सकते हैं। तो आपको अब बताने जा रहे हैं, ये तो मान लो 2 पदार्थों के लिए हो गया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ 3 पदार्थों जब आपस में विलयन मिलेंगे तो उसके मूल अंश की गणना किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताया कि 2 विलयन में, किसी विलयन में 2 पदार्थ उपस्थित है तो उसका मूल अंश किस प्रकार निकालेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी विलयन में 3 पदार्थ उपस्थित है। मान लीजिए एक हमारा ये विलयन है और एक विलयन में हमारा एक पदार्थ A है, एक पदार्थ B है और एक पदार्थ जो हमारा है वो C है। तो इन तीनों पदार्थ जब आपस में मिलेंगे तो इनके मोल अंश की गणना किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए A, सबसे पहले लिखेंगे A के मोल हम दर्शा देंगे, डिनोट कर देंगे
Na से, B के मोल हम दर्शा देंगे Nb से, और C के जो मोल हो जाएंगे उसको दर्शा देंगे हम Nc से। इस प्रकार हम A के मोल निकाल लिए, B के मोल निकाल लिए और C के मोल निकाल लिए। अब हम मोल अंश के बारे में बात करेंगे। तो A के मोल अंश बराबर कितना हो जाएगा? तो A के मोल अपान बिलियन के कुल मोल, A के मोल अपन बिलियन के कुल मोल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तीनों मिलकर हमारा किसी बिलियन का निर्माण किए हुए हैं। तो इस बिलियन का कुल मोल ज्ञात करेंगे, यानी A प्लस B प्लस C अगर तीनों को जोड़ देंगे तो बिलियन का कुल मोल हो जाएगा। बिलियन का कुल मोल हो जाएगा। तो बिलियन का जब कुल मोल हो जाएगा तो Na प्लस Nb प्लस Nc, इस प्रकार हमारे बिलियन का कुल मोल निकल गया। अब हम निकाले फार्मूला है हमारा मोल अंश XA हो जाएगा, A का मोल दे दिया गया है Na अपान बिलियन का कुल मोल जो हमारा दे दिया गया है Na प्लस Nb प्लस Nc। इस प्रकार हम अब अगला टॉपिक है B के मोल अंश निकालेंगे। हम डायरेक्ट अब करेंगे। B के मोल अंश बराबर कितना आ जाएगा? अब A के मोल अंश अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? B के मोल हो जाएगा, अब बटे में बिलियन का कुल मोल। तो B के मोल अंश बराबर यहाँ पर हो जाएगा XB। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं B के लिए XB हो जाएगा, हम B के मोल अंश ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा NB। ऊपर A है तो A के लिए, B रहेगा तो B के लिए NB अपान बिलियन के कुल मोल अर्थात Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक उसी प्रकार हमारा ये B का मोल अंश निकला, हमारा A का मोल अंश निकला। अब C के मोल अंश के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो C के मोल अंश बराबर हो जाएगा XC आपका A के लिए था A, B के लिए था B, अब आ जाएगा C के लिए NC अपान बिलियन का कुल मोल अर्थात Na प्लस Nb प्लस Nc। इस प्रकार हम तीनों पदार्थों के मोल अंश की गणना कर दिए। किसी बिलियन में उपस्थित 3 या 3 से अधिक कितने भी पदार्थ हो, आप उसको आसानी से मोल अंश ज्ञात कर सकते हो। अब देखो, घबराने की बात नहीं, आराम से समझिए। आपको एक एक टॉपिक हम समझा रहे हैं। सबसे पहले A के मोल अंश अर्थात A के मोल अपान बिलियन के कुल मोल, तब जाकर A के मोल हमारा आया है Na, यहाँ पर रख दें। बिलियन के कुल मोल ज्ञात किए हैं ये, हम यहाँ पर रख दें। इसी तरह B का आएगा तो B के मोल अंश लिखेगा तो ऊपर क्या रहेगा? B के मोल अपान बिलियन का कुल मोल। B के मोल कितना दिया? B के मोल Nb, हम ऊपर Nb लिख दिया, अपान बिलियन का कुल मोल लिख दिए। उसी प्रकार C के मोल अंश बराबर C के मोल कितना दिया है? Nc, तो Nc लिख दिया, अपान बिलियन का कुल मोल लिख दिए। इस प्रकार हम तीनों किसी बिलियन में उपस्थित तीनों पदार्थों के मोल अंश की गणना कर दी। अब जैसे कि मैं पहले बताया था कि एक बिलियन में उपस्थित प्रत्येक घटक का अगर मोल अंश जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखलाता हूँ। ये तीनों पदार्थ भूला गया है, क्या इसका भी मोल अंश 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 1 आ रहा है तो हमारा ये फार्मूला सही है, अगर 1 नहीं आएगा तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखला रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम A के मोल अंश जोड़ देंगे प्लस B के मोल अंश जोड़ देंगे अब प्लस C के मोल अंश जोड़ देंगे, यानी XA हम जोड़े हैं प्लस XB जोड़े हैं और प्लस XC जोड़े। इन तीनों को जोड़ेंगे, अगर 1 आ जाएगा तो हमारा तीनों फार्मूला सही है, अगर नहीं आएगा तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो XA बराबर दे दिया गया हमारा Na अपान Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस XB का वैल्यू दे दिया गया है Nb अपान Na Nb Nc प्लस XC के वैल्यू दे दिया गया है Nc अपान Na प्लस Nb प्लस Nc।
अब इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हम जानते हैं कि तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। अब Na प्लस Nb प्लस Nc से कट जाएगा, क्या बचेगा, Na बचेगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, Nb बचेगा, और इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा, प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस Nc बचेगा। तो देखिए ऊपर Na प्लस Nb प्लस Nc, नीचे भी Na प्लस Nb प्लस Nc, ये दोनों आपस में जब कट जाएंगे कितना आ जाएगा, 1। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि किसी बिलियन में उपस्थित प्रत्येक घटक का जो मूल अंश होता है वो 1 के बराबर होता है। कब, अगर सभी घटकों का मूल अंश अगर हम जोड़ देते हैं तब। चलिए इसी मूल अंश के संबंध में आपको एक न्यूमेरिकल लेते हैं, और उस न्यूमेरिकल के माध्यम से यूपी बोर्ड में आया हुआ न्यूमेरिकल है वो है, और उससे मूल अंश के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। उस न्यूमेरिकल के माध्यम से हम किस प्रकार मूल अंश की गणना कर पाएंगे। चलिए आपके सामने मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा एक प्रकार का न्यूमेरिकल दिया गया है। इस न्यूमेरिकल के संबंध में आपको मोल प्रभार, मोल भी या मूल अंश के बारे में जानकारी करना है। देखिए न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूँ, 1 बिलियन में 16 ग्राम CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल, 1 बिलियन में 16 ग्राम मेथिल एल्कोहल और 90 ग्राम जल उपस्थित, यानी 1 बिलियन तैयार किया गया है। उसमें जो 2 पदार्थ शामिल किया गया है वो एल्कोहल और जल है। एल्कोहल का भार दे दिया गया और जल का भार दे दिया गया है। तो दोनों का मोल अंश की जानकारी कब मांग रहा है, तो हम किससे निकालेंगे, पहले हम CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल की का भार जो हमारा दे दिया गया है वो है 16 ग्राम। मेथिल एल्कोहल का भार 16 ग्राम दे दिया गया है, और H2O का भार जो है हमारा दे दिया गया है, H2O का भार दे दिया गया है 90 ग्राम दे दिया गया है। दोनों का भार दे दिया गया है। हम दोनों का मोल अंश की सबसे पहले फार्मूला निकालेंगे। तो CH3OH का मोल अंश फार्मूला जैसे कि आप पहले जानते थे कि किसी भी विलय के मोलों के मोल अंश बराबर होता है विलय के मोल अपान बिलियन का कुल मोल। इससे पहले मैं बताया था। अब यहाँ पर देखिए CH3OH का मोल अंश अर्थात CH3OH का मोल अपान बिलियन का कुल मोल। तो बिलियन में क्या है, CH3OH और H2O, यानी CH3OH प्लस H2O का मोल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बिलियन का मोल निकलेगा। अब यहाँ पर हमको मोल की गणना करना है। अब हम किस प्रकार मोल, तो देखिए यहाँ पर मोल की गणना करने के लिए आपको थोड़ा 11 में आपको लेकर चलता हूँ। 11 में दिया गया है मोल अंश, ये मोल की गणना करने के लिए, मोलों की संख्या की गणना करने के लिए एक फार्मूला होता है। मोलों की संख्या बराबर होता है, यानी मोल बराबर होता है भार बटे में और भार, भार बटे में और भार। तो यहाँ से निकल जाएगा मोल, भार दे दिया गया है। अब अणु भार निकालना है, तो अणु भार हम पहले केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि CH3O और H का अगर जोड़ देंगे परमाणु भार तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं भार, यानी हमारा CH3OH का, यानी हम कर लेंगे CH3OH के मोल की गणना करेंगे। तो भार दे दिया गया है 16 अपान अणु भार ज्ञात करना है CH3OH का। तो मैं यहाँ पर आपका अणु भार निकाल दे रहा हूँ। CH3OH का अणु भार निकालेंगे, C का होता है 12, H इसमें 1 3 और 1 4 है तो 4, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 32 हो जाएगा टोटल। 16 4 20 20 30 37 2 32 हो जाएगा, यानी H3 और H4 हो जाएगा, C यानी 12 और यानी 16 यानी 32 टोटल हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर 32 इसको भाग देंगे 0.5 आ जाएगा इसका। 16 गुना को 32, 1/2, 1/2 को 0.5 लिख सकते हो। अब आ जाएगा H2O का मोल ज्ञात करना है। तो H2O के मोल के बारे में जानकारी कर लेंगे। H2O का मोल बराबर हो जाएगा H2O का भार बटे में उसका अणु भार। भार दे दिया गया है, भार कितना दिया गया है 90 ग्राम दे दिया गया है। अब बटे में अणु भार निकालना है, तो यहाँ पर हम H2O की जानकारी ले लेते हैं। H2O का निकालना है तो H2O बराबर हो जाएगा 2 है तो 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, यानी हो जाएगा 18।
यहाँ पर 18 से भाग देंगे तो 18 5 90 हो जाएगा। तो भार बटे और भार बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी H2O के मोल जो हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम दो फार्मूला यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। अब इस फार्मूला के माध्यम से आपको मोल अंश की गणना करना है। सबसे पहले मोल अंश की गणना करते हैं CH3OH के मोल अंश। CH3OH का मोल यहाँ पर निकाले हैं। CH3OH के मोल क्या है हमारा कितना 0.5 आ गया है। अपन इन दोनों को जोड़ लेंगे पहले तो बिलियन में, यानी CH3OH प्लस H2O का के मोल अगर बिलियन का कुल मोल जोड़ेंगे तो एक का है 5 प्लस दूसरे का है 0.5, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5.5 हो जाएगा। तो CH3OH प्लस H2O का जो मोल आ जाएगा आपका वो है 5.5 हो जाएगा। यहाँ पर जब 5.5 हो जा रहा है, अब हम आपको ज्ञात करेंगे H2O का मोल अंश। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 0.91 आ जाएगा, सॉरी 0.09 आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे 0.09 आ जाएगा। अब H2O का मोल अंश ज्ञात करेंगे तो H2O का मोल अंश हो जाएगा H2O के मोल अपान बिलियन का कुल मोल। बिलियन या नहीं लिख सकते हैं आप CH3OH प्लस H2O, इसका मोल कुल मोल लिख सकते हैं। तो H2O के मोल यहाँ पर निकाले हैं। H2O के मोल आ गया 5 अपान इसका आ जाएगा 5 बिलियन का कुल मोल 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.91 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.91, और इस प्रकार हमारा आ गया आंसर CH3OH के मोल अंश और हमारा H2O का मोल अंश आ गया 0.91। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इसका यूनिट क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों के मोल और दोनों के मोल तो मोल से मोल कट जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, दोनों को निकाल। अब हमारा न्यूमेरिकल सही है कि नहीं इसकी जानकारी करने के लिए हम पहले आपको बता चुके हैं कि किसी भी बिलियन में उपस्थित बिलियन के संपूर्ण संगठन का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम दोनों को देखते हैं। CH3OH के मोल अंश प्लस H2O के मोल अंश। इसको आपको न्यूमेरिकल में नहीं करना है, बस आपको हम ट्राई करवा रहे हैं कि क्या यह हमारा न्यूमेरिकल सही है कि गलत है, आपको प्रूफ करवा रहे हैं। जैसे कि मैं पहले उसका फार्मूला का डेरिवेशन किया था तो वहाँ पे बताया था। तो CH3OH के मोल अंश आपका निकल गया कितना है 0.09 प्लस H2O के मोल अंश निकल गया है 0.911 और 90, यानी इस प्रकार कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.0, यानी 1 के हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा दोनों न्यूमेरिकल लिखा है, दोनों मोल अंश जो निकालने हैं वो हमारा सही है। तो इस न्यूमेरिकल के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हम किस प्रकार किसी न्यूमेरिकल को हम हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस टोटल वीडियो में आपको 2 इम्पोर्टेंट सांद्रता के पदों में ज्ञात कीजिए। एक ppm में सांद्रता बताएं और एक बताया है मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न के संबंध में। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, और इसको आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी आपके लिए होमवर्क मैं देना चाहता हूँ कि आप लोग प्रत्येक फार्मूलों को एक जगह लिखिए और उस पर ध्यान से लिखिए कि कहाँ बिलियन की मात्रा है, कहाँ बिलियन की मात्रा है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप हमेशा गलत करते रहेंगे। तो आप इस पर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आप प्रैक्टिस करने के बाद आप सही से आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होती जब तक आपका फार्मूला क्लियर ना हो। तो मैं इसके बाद जो आपका सांद्रता के पदों में जो इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे वो आएंगे मोलरता और मोललता के संबंध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसके अगले वीडियो में आप देखेंगे मोललता और मोलरता के संबंध में किस प्रकार हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ आगे की वीडियो देखने के लिए मैं और पुनः कह रहा हूँ कि आगे की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। जैसे जितना आप सब्सक्राइब करेंगे आपके यूट्यूब पर पहले पेज पर ये वीडियो दिखाई देगा और आसानी से आप प्रत्येक लेसन के क्रम अनुसार आप आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।